गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपको हिंदी पढ़ना है। चैप्टर 3 पर बात करेंगे आज। चैप्टर 3 का नाम है साना साना हाथ जोड़ो। ये लेखिका है मधु काकरिया। मधु काकरिया जो लेखिका है, इन्होंने अपने जीवन की एक यात्रा का वर्णन किया है। चैप्टर यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ पर जाकर वो काफी यात्रा करते समय उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या प्रकृति चित्र देखे, कितने सौंदर्य की अनुभूति हुई, कहाँ पर वो भावात्मक हुई, कुछ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जो भी अनुभव उनको यात्रा के दौरान हुए, उन सारे अनुभवों के लिए उन्होंने अपनी यात्रा को यहाँ पर लिखा हुआ है। महानगरों की भाव शून्यता और भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। वे दूर दूर यात्रा करने निकल जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़े। साना साना हाथ जोड़े क्या है? ये जिस स्थान की यात्रा पर गई थी वहां पर क्या है, ये प्रार्थना है। जैसे हम सभी भगवान की ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो अलग अलग प्रकार की आरती, अलग प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। उसी प्रकार से साना साना हाथ जोड़े वो वहां पर पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। और ये साना साना हाथ जोड़े वहां की प्रार्थना है, जिसमें कहा जाता है कि हे ईश्वर, हमारे सारे जो दोष मुक्त हो जाए, हम दोषों से रहित हो जाए, अर्थात सारे दोष समाप्त हो जाए। हिमालय के अनंत सौंदर्य का एक ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने यह मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। महिला यायावली की विशेषता भी इस वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होती, मुग्ध अर्थात प्रसन्न। वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। वहां की गरीबी, वहां के अभाव और वहां के लोगों की मेहनत को भी उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। साथ ही यह बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अनुभव का मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। जैसे हम पाठ के चैप्टर पर आते हैं, मधु काकरिया लेखिका द्वारा उन्हीं ने अपनी यात्राओं का वर्णन किया। उस यात्रा वर्णन में यात्रा वृत्तांत है ये। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ये वहां के सौंदर्य का वर्णन है। दूर ढलान लेती तरह स्कारों पर गुच्छे रोशनियों की तरह झालर दृष्टि बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर जो था वो इस प्रकार से जगमगा रहा था, इस प्रकार से चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर आ गया है। सारे तारे बिखर कर जो ना नीचे टिमटिमा रहे वहां की लाइट से, और कुछ रोशनियां ऐसी बना रहे थे जैसे झालर सी हो। इतिहास और वर्तमान के संधि स्तर पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम और रात, तीनों पहर, सुबह शाम रात सभी पहर उसके सुंदर थे। रेशमी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात अपनी ओर खींच रही थी। कुछ इस कदर उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था, और मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी अति निद्रता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता का अर्थ है यहाँ पर इंद्रियों से परे, यानी समझ से परे। धीरे धीरे एक उजास अर्थात उजाला प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़े, करूं प्रार्थना। मैंने कहा अभी साना साना हाथ जोड़े वहां की एक प्रार्थना है। हमरो जीवन तिम्रो कसेली। ठीक छोटे छोटे हाथ जोड़कर
प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि मैं अपने सारे जीवन में सारा जीवन जो भी कार्य करूं वो सब अच्छाइयों के कार्य में ही समर्पित हो जाए। यह है इस प्रार्थना का साना साना हाथ जोड़े गजब प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कसेली। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। एक नेपाली युवती ने उनको सिखाया, ये प्रार्थना बताई थी। जब वो जो है ना प्रातःकाल उठकर गई तो नेपाली युवती को यह गाते हुए देखा तो उससे उन्होंने लेखिका जी ने सुना। सुबह हमें योगदान के लिए निकल पड़ना था। आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट कपाट अर्थात दरवाजे ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रही। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई। वहां पर उनको बहुत सारे फूल दिखाई दिए। बहरहाल अर्थात इसके बाद गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी कि घाटियां घाटी है। सारे रास्ते हिमालय के गैंगटॉक घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपका ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था, आपको ड्राइवर कम, उनके पास एक ड्राइवर था जिसका नाम था जितेंद्र नार्गे, जो गाइड भी था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकान और उत्साह से पूछने लगी। तो गाइड ने कहा चलिए। तो जगह जगह गदराए पाइन और यूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी किताब में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। बौद्ध पताका का अर्थ है कि बौद्ध पताकाएं यानी छोटी छोटी झंडियां बहुत सारी सफेद जो है एक निश्चित कतार में लगी हुई, कतार यानी पंक्ति में लगी हुई थी, किसी ध्वज की तरह लहराती यानी झंडे की तरह लहराती हुई। शांति और अहिंसा की प्रतीक थी ये पताका है। ये झंडियां जो थी छोटी छोटी झंडियां थी, झंडियों को कहते हैं पताका, छोटी झंडियां लगी हुई थी जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, जितेंद्र नार्गे जिनका गाइड था लेखिका जी का, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध। और वो क्या है, जब किसी की बुद्धिस्ट की अर्थात किसी बुद्ध की ओर गए हुए धर्म बुद्ध की ओर जाते हैं उस धर्म के लोगों को, धर्म के अनुयायी लोगों को बुद्धिस्ट कहा जाता है। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 800 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। 800 श्वेत पताका जो है फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, धीरे धीरे अपने आप ही ये नष्ट हो जाती है। और इनको क्या है, एक बार लगाने के बाद इनको उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही स्वयं नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताका लगा दी जाती है, लेकिन वे पताकाएं रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। स्कूले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। मैं अपनी लुभावनी ऐसी को बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा कि जय का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग का स्थान कवि लॉन्ग स्टॉप को उसने बताया। तिब्बत के चीज के बसन्ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजे तक कुंजते के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर दो प्रजातियां थी, जो प्रजातियों में आपस में काफी विद्रोह था। और विद्रोह के बाद जब आपस में उनमें संधि हुई अर्थात मित्रता या उनके मतभेद समाप्त हुए, उनके आपस में लड़ाई समाप्त हुई, तो वहां पर जो संधि दोनों प्रजातियों में जब संधि हुई तो वो संधि पत्र के हस्ताक्षर भी यहीं पर किए गए थे। वो था तिब्बत के चीज के बसन ने लेपचाओ, ये दो प्रजातियां थी, लेपचाओं के सोमेन से। अब इसमें दिया है यहाँ पत्थर, एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा भुटिया सिक्किम की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चल रहे सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत का स्थल। मतलब जिस स्थान पर लेपचा और भुटिया प्रजाति, तो सिक्किम की दो प्रजातियां थी,
इनके बीच में झगड़े चल रहे थे, उसकी शांति वार्ता का शुरुआती स्थल था ये। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, और जैसे आगे बढ़ी वैसे ही एक कुटिया देखी और कुटिया के भीतर एक चक्र घूम रहा था। लेखिका ने पूछा यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी। वह प्रेयर व्हील ऐसा व्हील था जिसको घुमाने से उसके नार्गे के अनुसार, जितने नार्गे के अनुसार क्या है, सारे पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार से हम सब लोग हिंदू धर्म के अनुसार, अपने अनुसार गंगा जी में स्नान करते हैं तो उसके बाद सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से उस जो है ना प्रेयर व्हील को घुमाने से भी सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। रास्ता रास्ता अर्थात धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, नेपाल की युवतियां धीरे धीरे स्वेटर बुन रही थी और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली भोजन हो रहे थे। नीचे देखने पर घाटियों की ताश की तरह जो है पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे ऊपर जाती गई वैसे वैसे उनको जो ना वहां के घर जो थे वो घाटियों में ऐसे लग रहे थे जैसे ताश के पत्तों की तरह, ताश की तरह वो छोटे छोटे दिख रहे थे। हिमालय की अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, परंतु अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों और यात्रियों और तीर्थाटनों का काम में था हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, जो पल पल परिवर्तित रहता, वहां पर की प्रकृति क्या है, बार बार बदलती रहती। और देखते देखते रास्ते वीरान वीरान अर्थात सुनसान रास्ते सफेद जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे, मतलब घूमते हुए रास्ते होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, घटाएं गहराती पाताल नापने लगी, वादियां और चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, फूलों की मात्रा कम होती, पेड़ पौधे अधिक होते हैं जंगलों में, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ फूल उनको इतने सुंदर फूल दिख रहे थे, ऐसा वैसे मुस्कुरा रहे हैं। उन भीमका पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली, यानी सघन माने घनी हरियाली वाली गुफा के बीच स्कूले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांति में चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीव की खुड़की से मुंडकी मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान छूते पर्वतों की शिखर को देखती, कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को अर्थात वहां के झरनों को देखती। मुंडकी यानी कि खोपड़ी सिर को निकालकर बाहर देखती तो उनको ऐसा लगता है जैसे पर्वत जितने के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सब आसमान को छू रहे हैं और कहीं पर झरने वहां से आसमान से नीचे की ओर गिर रहे हैं, झरनों से पानी बह रहा है। तो कभी चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी घनी तिस्ता नदी को, और वहीं बीचों बीच बहने वाली तिस्ता नदी दिखती। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब अत्यंत सुंदर दिख रही थी वह नदी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नरपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उबलता झरना, ऊपर से एक झरना गिर रहा था जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी, सभी सैलानी अर्थात घूमने वाले इन खूबसूरत रंगों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल यानी व्यस्त थे। आदमी की अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मीयता का संगीत
सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में उठा, मन काव्य में उठाया था। वहां के सौंदर्य को देखकर, वहां के विशाल पर्वतों को देखकर, वहां के झरनों को देखकर, नदी को देखकर और वहां की प्रकृति को देखकर जो ना वे काव्य में अर्थात उनका मन ऐसा हो गया जैसे कविता लिखने को मन हो गया। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। वो आवाज हुआ कि प्रकृति सौंदर्य इतना सुंदर है जो देखने को वहां मिल रहा है। जीवन की अनंतता का प्रतीक हुआ झरना अद्भुत अनूठे क्षणों में उसमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश के काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं अर्थात कुटिल इच्छाएं, कुटिल इच्छाएं यानी बुरी इच्छाएं, दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं, तमोगुण, क्रोध मतलब गुस्सा इत्यादि जो है ना पूरी तरह से उस निर्मल धारा में बह गया। मन बिल्कुल शांत हो गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं झरने की बात। पर जितेंद्र मुझे हिलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। जितेंद्र ने कहा, जितेंद्र नार्गे जो उनका गाइड था, ड्राइवर भी था, उसने कहा इससे भी सुंदर आगे और भी दृश्य प्रकृति के देखने को आपको मिलेंगे। अनमनी सी में उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उभरी दीवार की तरह पथरीला और देखते देखते परिदृश्य से सब छू मनकर मतलब सब की ओर से दूर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। पर सब बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय अर्थात सब कुछ बादलों की तरह। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों में देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, सयानी अर्थात चतुर बुद्धिमान बनाने के लिए, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की तरह चादर थोड़ी छटी अर्थात बादलों का प्रभाव कम हुआ। अब वहां पहाड़ नहीं तो विपरीत दिशाओं से आते आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर के बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब वो जैसे जन्नत अर्थात स्वर्ग बिखरा पड़ा था। नजरों के छोड़कर खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, बहुत सारे घाटियां, वादियां के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन अर्थात थिंक ग्रीन मतलब हरा हरा सोचो। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम अर्थात धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्यूटा और रोडेडेंड्रो के फूल। ये दो पेड़ हैं जिनके सुंदर फूल दिख रहे थे। तो थोड़ी छोटी छोटी हवा में धीरे धीरे इधर उधर हिलते हुए नजर दिखाई दे रहे थे। सब अपनी अपनी लय और ताल में प्रवाह में बहते हुए चलेंगे अर्थात चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद मतलब अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिगड़े सौंदर्य से इस कदर एकात्मय हो गया था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी क्योंकि प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य जिसके कारण से मन की सारी दुविधाएं, कष्ट, परेशानियां शांत और वो निश्चित ही भावमय वहां के सौंदर्य से मोहित हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था इन प्रकृति दृश्यों को देखकर कि वास्तविकता में वो ईश्वर के निकट है। सुबह सी की प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह भाव में सूखी टेली सा टूट गया। दरअसल मन मुक्ति में
केंद्रीय अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी। अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में कृत्य करती किसी आदमी नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाए। नृत्यांगना के अर्थात समाधिस्थ यानी कि समाधि में डूबे हुए भाव से नृत्य करती किसी नृत्यांगना अर्थात नृत्यांगना के नुपुर यानी घुंघरू अचानक टूट गए। मैंने देखा इस अति सुंदर से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी, उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। उस कुदाल से भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। यह मेहनत कश महिलाएं वहां की जो मेहनत कर रही थी, परिश्रम करके पत्थरों को तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी फूल वादियों झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य गरीबी और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना का साथ, यानी इसमें उनका मातृत्व भी नजर आ रहा था और उनके परिश्रम की साधना भी साथ साथ दोनों एक साथ दिख रही थी। वहीं पर खड़े बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? चोरबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हम शिखरों से टक्कर हम हिम शिखरों से, हिम अर्थात बर्फ के शिखरों यानी बर्फ के पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों का ये पहाड़ें, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ें चौड़ा बना रही हैं। अर्थात वहां पर होने वहां तक यात्रा करने के लिए, पहाड़ों तक जाने के लिए, वहां की प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए वहां के पहाड़ी लोग इतनी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बन सके, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक कार्य हुआ है। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हुआ कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा दुस्साध्य अर्थात जिस ऐसा कार्य जिसको करना बहुत ही कठिन होता है उसे कहते हैं दुस्साध्य कार्य। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, पत्थरों में फिर बड़े से जाले में लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात जरा सा ध्यान हटा और जो ना पाताल प्रवेश यानी पहाड़ों के सीधे नीचे जाना होगा। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिसाइड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को झुठलाया है, यानी मौत को भी झूठा कर दिया है। यकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों को देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थरों को तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े कांटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी ही है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू अभाव यातना वंचना एक तरफ, अर्थात जीवन कठिन जैसा सब जगह है वैसा सब जगह है। इस सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी लोगों का परिश्रम, अभाव, यातनाएं, परेशानी, कष्ट सब जगह है। और तभी मेरी सहयात्री जो उनके साथ सफर कर रही थी, सहयात्री साथ में यात्रा कर रही थी, उसका नाम था मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, गमगीन अर्थात वहां के दुख, इस परिश्रम करती महिलाओं के दुख और गम में दुख को देखकर वे थोड़ा दुखी हो चुकी थी, तो उनके दुखी होते हुए को देखकर जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च करके आए हैं, क्योंकि ये दुखी लोग तो ये तो सब जगह मिल जाएंगे, ये कष्ट तो सब जगह होंगे, ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संकलन भी है, ये देश की आम जनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन का प्रति संकलन भी है, ये बेस्ट एट रिपेयरिंग है, क्योंकि यही क्या बेस्ट एट रिपेयरिंग मीन कम लेना और ज्यादा काम, कम लेना और ज्यादा देना है।
जितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। अब हम बाबा जीव की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस रही थी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल, सारा खंडहर अर्थात जितनी वो गमगीन हुई थी, अर्थात जितनी दुख के भाव में डूबी हुई थी, उनके कष्टों को देखकर जितनी दुखी हो रही थी, और वे भी प्रसन्न, उन महिलाओं को देखकर वे भी प्रसन्न हो उठी। लेखिका मधु। हम लगातार ऊंचाइयों पर पहाड़ चढ़ते जा रहे थे। जितन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, यह मैदान नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला, चिकना बर्फीला अर्थात बड़े हुए पेट वाला चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले लेकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। सिर्फ पढ़ते नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी मां के साथ में मवेशियों को चराते हैं। मवेशी अर्थात गाय भैंस भेड़ बकरियों कहते हैं। चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी घट्टक ढोते हैं। खुद भी मैंने ढोए थे। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े इंच भर भी और जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक और चेतावनी, बी केयर मैन इधर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गाय को चराकर वापस हो गई। उसके सिर पर लकड़ियों की भारी भरकम बर्तन थे। ऊपर आसमान पे धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप और चाय के बगानों से गुजर रही थी। फिर एक ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने। ये बोकू यानी कि बोकू वहां पर क्या है, सिक्किम के लोगों का एक पहने का पहनावा है। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का पोकू पहन रखा था। सघन हरियाली की चटक लाल रंग, डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आलोक इस कदर इंद्रसी छटा बिखेर रहा था। मंत्रमुग्ध में चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। अर्थात इतना सुंदर लग रहा था वह दृश्य, उनको सहना मुश्किल हो गया। यूं तक पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव ले, लायुंग स्थान का नाम है, लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी अर्थात गगन को छूती हुई पहाड़ों के बीच तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत हो रही थी, उसी लाइन में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में।
मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना, नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। इस प्रकार से अद्भुत सौंदर्य का वर्णन उन्होंने पूरा यात्रा वृत्तांत उन्होंने कहा है। यहाँ पर पूरे यात्रा का, सिक्किम की यात्रा का उन्होंने पूरा सौंदर्य का वर्णन किया, पहाड़, नदियां और वहाँ के फूल, झरने, वहाँ के बहने वाले परिश्रम, कठिनाइयां, सभी चीजों का उन्होंने वहाँ पर, बच्चों की परेशानियां, लोगों के पहाड़ों की परेशानियां, इस प्रकार से उन्होंने इसमें अपनी यात्रा का वर्णन किया है। हम आते हैं पाठ के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया कंतो लेखक को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ कंतो लेखक को जादुई एहसास करवा रहा था, उसे जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया है, सब कुछ अर्थहीन था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, सुख की अति निद्रा में डूबी हुई उस जादू उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। गंतोक का मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया? गंतोक लोगों की मेहनत थी। गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है, उसका अथक प्रयास ही उनकी प्रकृति की धरोहर को संजोए हुए। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के परंपरा को खूबसूरत बना दिया है। लेखिका ने इसे मेहनत कर बादशाह को शहर कहा है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताव का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। किसी बौद्धिस्ट की जब मृत्यु हो जाती है, अभी आपने पढ़ा था, उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार इस नए कार्य के अवसर पर भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, इसलिए ये पताकाएं शोक एवं नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखक कौन कौन से दृश्य झंझोर गए? लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, पर जीवन की कुछ शर्त थी जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी। अकस्मात वहां के जनजीवन को उनसे झंझोर दिया। पहाड़ी औरतें जो रास्ता बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ रही थी, आटे सी कोमल काया था, उनका शरीर कितना कोमल लग रहा था, लेकिन वे हाथ में खुदा और लिए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे बने हुए थे और वे भी पत्थरों को तोड़ रही थी। सैलानियों के भ्रमण हिमालय की दुर्गम घाटियों बने मार्ग का बनाने का, यानी घाटियों में पहाड़ों पर रास्ता बनाने का कार्य कर रही थी। और भोजन मात्र पाने का साधन है, उनके लिए ये कार्य करना केवल भोजन मात्र पाने का साधन, जबकि हमारे ऐसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। दूसरी बार जादुई निद्रा जब टूटी, जब पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाते देखा, जो लिफ्ट मांगते देखा। 7-8 साल के बच्चों को रोज की तरह 3-3.5 किलोमीटर के सफर तय करके स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल के पश्चात बच्चे मवेशियों को चराते, लकड़ियों को गट्ठर भी धोते। तीसरी लेखा ने चाय की पत्तियों को चुनते हुए सिक्किमी पैदाना में ढकी हुई लड़कियों को देखा। बोकू ने उनका सौंदर्य इन दोनों छटा बिखेर रहा था, जिसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें मेहनत करती इन बालाओं का सौंदर्य असह्य लग रहा था। सैलानियों को प्रकृति का अलग छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है? देखिए, सैलानी अर्थात घूमने वाले प्रकृति अलग छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है। गाइड जितने अच्छे ढंग से बताता है, उतने ही अच्छे ढंग से वह सौंदर्य वहां का अच्छा लगता है, वहां की सारी जानकारी जो रखता है, वो बताता है, वही वहां प्रकृति के सौंदर्य के दर्शन सही तरह से कराता है। जो अपनी जानकारी और अनुभव से सैलानियों को प्रकृति और स्थान के दर्शन कराता है, वहां के स्थानीय निवासियों का जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके द्वारा ही छटा का सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वे स्थान नीरस और बेजान लगने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अपने मित्रों और सह यात्रियों के साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाती है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है, उसका आधा भी उसे प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वे असाध्य कार्य को, जो कार्य साध्य नहीं होता, उसे भी अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वे समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। यदि आम जनता न हो तो देश की आर्थिक प्रगति बिगड़ जाएगी। इन्हीं के श्रम के कारण देश की आर्थिक प्रगति
बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर ये लोग पर्वतों पर मुश्किल स्थानों पर कार्य न करें तो मार्ग बनाना आसान नहीं होगा। हम कैसे सैलानियों के घूमने के स्थानों तक पहुंच पाएंगे और सैलानियों से प्राप्त पैसे से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में आम जनता ही भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके साथ प्रश्न, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ बरसा देती है और जब गर्मी शुरू होती है तो बर्फ को पिघलाकर नदियों को जल से भर देती है, जिससे गर्मी व्याकुल लोगों को गर्मी और जल की कमी नहीं होती। यदि प्रकृति ने बर्फ के माध्यम से जल के संचय की व्यवस्था न की हो तो हमारे जीवन के लिए आपसे जल की आपूर्ति संभव नहीं थी। और इस प्रकार आपका ये पाठ साना साना हाथ जोड़िए वृत्तांत था यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपको पाठ भी समझा दिया और प्रश्नोत्तर भी बता दिया और आज की क्लास यही समाप्त। धन्यवाद।